जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा कारक के भेद। और कारक के भेदों में कारक के भेद ये होते हैं 8। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे 6, क्योंकि अपादान कारक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में विभक्ति षष्ठी होती है और परसर्ग जो होते हैं वो है का, के, पी, रे, रा और रे। इसके बाद इनकी कंडीशन और डेफिनेशन का क्वेश्चन बनता है, जहां संज्ञा या सर्वनाम के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। जहां सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हो वो क्या कहलाते हैं? संबंध कारक कहलाते हैं। तीसरा, वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध प्रकट करे वे संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की माता। दशरथ जी भगवान श्री राम के पिता। तीसरा, यह मेरा भाई है, वह मोहन की बहन थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वे राहुल के दादाजी हैं। यह है पेन मेरा, वह किताब उसकी नहीं थी। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों इन 8 सेंटेंसों में एक तो हमने कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग किया, इसमें की का, इसमें के का हमने प्रयोग किया, इसमें की, इसमें के, इसमें के, ठीक है जी। इसके अलावा हमने रा रे री का भी प्रयोग किया, इसमें रा का प्रयोग है, इसमें रे का प्रयोग है, इसमें रा का प्रयोग है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसमें की का प्रयोग है। तो यहाँ पर एक तो जो कारक चिन्ह होते हैं उनसे हम पहचान पाते हैं, और कारक चिन्ह यहाँ कौन कौन से हैं? का, के और की, रे, रा और रे। तो ये रे रा री अलग से तो होंगे नहीं, तो ये मेरा मेरी मेरे में प्रयोग होगा, और मेरा मेरी मेरे सर्वनाम है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि या तो हम सेंटेंस में कारक की जब वो पहचान करवाता है तो हम कारक चिन्ह से कर सकते हैं, या फिर कंडीशन डेफिनेशन अप्लाई करके। तो जहां संज्ञा के साथ या संज्ञा का सर्वनाम के साथ या संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताए, ये तीनों चीज एक ही बात को रिपीट कर रही है।
सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध। वाक्य में दिए गए किसी एक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध प्रकट करें उनको हम संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंदर माता शब्द हमें संबंध को बता रहा है, पिता संबंध को बता रहा है, भाई संबंध को बता रहा है, बहन संबंध को बता रहा है, प्रधानमंत्री संबंध को बता रहा है। ये राहुल के दादी, हाँ दादाजी, ये दादी लिख दिए तो इसको दादा करो पहले, ये राहुल के दादाजी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके संबंध को बता रहे, ठीक है। तो यहाँ दादाजी, प्रधानमंत्री, बहन, भाई, पिता, माता, तो ये सब क्या है, संबंध को बता रहे। अब आप कंडीशन अप्लाई कर दो। यशोदा संज्ञा शब्द का, यशोदा संज्ञा शब्द का श्री कृष्ण संज्ञा के साथ संबंध, दशरथ संज्ञा शब्द का श्री राम के साथ संबंध। यहाँ यह मेरा भाई है, यह का सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, ठीक है, सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध। वह किताब उसकी नहीं थी। सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, तो ये सारे के सारे क्या थे, संबंध कारक। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। सातवां क्या है, अधिकरण कारक। और कारक चिन्ह क्या है, विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह। परसर्ग क्या है, में, पे और पर, में, पे और पर परसर्ग। तो अधिकरण कारक है जिसमें, और क्या है जी अधिकरण कारक में, जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार या अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। जिस जगह का, जिस जगह का, जिस जगह या समय का, समय का आधार लेकर क्रिया संपादित हो, संपादित हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण, अधिकरण अर्थात आधार, आधार दो प्रकार का होता है। एक होता है कालाधिकरण और दूसरा होता है स्थानाधिकरण। कालाधिकरण और स्थानाधिकरण के अलग अलग ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कालाधिकरण और कालाधिकरण का मतलब जिसमें समय को आधार मान के हम कार्य संपादित करते हैं। समय का मतलब क्या है, जैसे प्रातः, सुबह, वर्ष, महीने, साल, घंटे, मिनट, सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें जो कालाधिकरण है, तो कालाधिकरण क्या है जी, सुबह, प्रातः, सवेरे या सवेरा, दोपहर, मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न, संध्या, शाम, रात, रात्रि, भोर, भोर सुबह को कहते हैं रात्रि, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष,
प्रतिदिन, प्रति वर्ष आदि। ये आपके सारे कालाधिकरण। काल का मतलब क्या हो गया? समय। काल का अर्थ क्या हो गया जी? काल का अर्थ हो गया समय, तो जो समय को आधार बना। अधिकरण का अर्थ क्या हो गया? आधार। तो जो समय को आधार बना के कार्य संपादित होगा वो कालाधिकरण कहलाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है? स्थानाधिकरण। स्थान किसको कह रहे हैं? जगह को, प्लेस को। अधिकरण किसको कह रहे हैं? आधार को। तो जहाँ जगह स्थान को आधार बनाया गया हो, जहाँ जगह स्थान को आधार बनाया गया हो वो क्या कहलाएगा? स्थानाधिकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्थानाधिकरण। तो इसमें क्या होगा जी? इसमें जैसे सड़क, छत, पेड़, अलमारी, दीवार, मेज, कुर्सी, घर, शहर, नगर, देश, राजधानी, गांव, ये सब क्या है? स्थान है। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ यहाँ पे समय की ये सूचना दे रहे थे आपके, ये सब आपको स्थान की सूचना दे रहे हैं। ये सब आपको किसकी सूचना दे रहे हैं? जगह की सूचना दे रहे हैं। क्लियर? ये स्थान, प्लेस की सूचना दे रहे हैं। तो इन्हीं को आधार मान के जब कार्य किया जाता है तो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। तो एक क्वेश्चन तो आपका दोस्तों ये बना, ठीक है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और इसमें जो हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो में, पे और पर का करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना, जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार कह रहे हैं। आप रजिस्टर पे लिख रहे हो तो रजिस्टर आपका आधार है। मैं स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड मेरा आधार है। आप चारपाई पे बैठे हो तो चारपाई आपका आधार है। मैं पोडियम के सहारे खड़ा हूँ तो पोडियम मेरा आधार है। आप कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो तो बेड आपके बैठने का आधार है। कई बार हम समय को आधार मान के कार्य करते हैं कि मैं ये कार्य रात को करूंगा, ये कार्य मैं दोपहर में करूंगा, तो वहां पे ये कार्य मैं कल करूंगा। तो आज, कल, परसों ये सब क्या है? काल को बताने वाले, ठीक है। कई बार हम जगह को, स्थान को आधार मानते हैं। तो जब समय को आधार मानते हैं तो वो अपने आप में कालाधिकरण कहलाया, और जब किसी प्लेस, जगह को आधार मानते हैं तो वो स्थानाधिकरण कहलाया। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर वो सेंटेंस देगा आपसे, और सेंटेंस इस तरीके से देगा, वह अगले साल आए। आपसे पूछेगा इसमें कारक बताओ। आप वहाँ कारक चिन्ह ढूंढ रहे होंगे, परसर्ग ढूंढ रहे होंगे, इसमें परसर्ग है ही। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब इसमें परसर्ग है, कारक चिन्ह आ गया तीसरा, ठीक है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। आप रजिस्टर पर लिख रहे हो। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे। छात्र को पहाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए। पेन मेज पर रखकर जा रहा हूँ। बंदर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर
वह अगले साल आएगा, तो इसमें साल आधार है, इसमें मिनट आधार है, इसमें पेड़ आधार है, इसमें रजिस्टर है। ठीक है जी। यहाँ कक्षा, यहाँ पे पहाड़, यहाँ मेज और यहाँ पे कुर्सी। तो ये क्या है आपका अधिकरण कारक। यानी कि यहाँ साल और मिनट हमें समय का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ पेड़, रजिस्टर, कक्षा, पहाड़, मेज, ये स्थान, आधार। तो कार्य संपन्न कहाँ हो रहा है? लिखने की क्रिया रजिस्टर पे, बैठने की क्रिया पेड़ पे, पढ़ाने की क्रिया कक्षा में, चढ़ाने की क्रिया पहाड़ पे, रख कर जाने की क्रिया मेज पर, अखबार बैठकर अखबार पढ़ने की क्रिया कुर्सी पर हो रही है। तो इसीलिए यहाँ कुर्सी, मेज, पहाड़, कक्षा, रजिस्टर, पेड़, मिनट, साल ये आधार है और आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है में, पे, पर, में, पर। जहां कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह से पहले जो शब्द होता है कारक उसी में होते हैं। तो कुछ सेंटेंस को आप कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं, कुछ सेंटेंस को आप डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ में आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है। क्लियर? तो ये क्या थे जी? ये थे अधिकरण कारक। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो सड़क है, बच्चे सड़क पर खड़े थे, लोग सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, बंदर छत पर बैठा है, ठीक है, वह छत पर मिलेगा, पक्षी पेड़ पर सोते हैं, ठीक है, कपड़े अलमारी में रखे हैं तो अलमारी में स्थान हो गया, बंदर दीवार पर बैठा है, पेन मेज पर है, पैसे पर्स मेज पर रख दिया है, ठीक है, कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करो, ठीक है। आप घर पर नहीं रहते तो घर स्थान हो गया जहाँ आप नहीं रह रहे हो, ठीक है। मैं शहर में जा रहा हूँ, मैं शहर में जा रहा हूँ तो शहर क्या है? स्थान हो गया, ठीक है। आपको नगर में रहकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपके देश का नाम भारत है या मेरे देश का नाम भारत है, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली है, स्थान हो गया, ठीक है। मैं गांव में रहता हूं या मेरे गांव का नाम ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, स्थान मतलब जगह है, प्लेस, और काल मतलब समय, बस ये दो छोटी सी बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी आपका यहाँ पर अधिकरण कारक। इसके बाद में आपका बच गया लास्ट, और वो क्या है? वो है आपका संबोधन, संबोधन कारक। और संबोधन कारक में जो विभक्ति है वो है प्रथमा, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है, बिना कर्ता के संबोधन हो नहीं सकता, इसलिए इसमें भी प्रथमा होगी। परसर्ग जो है, परसर्ग मतलब कारक, वो क्या हो? हे, ए, अरे और अजी। ये क्या है जी? आपके संबोधन, ये आपको ध्यान रखना। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि संबोधन बिना कर्ता के, क्योंकि संबोधन बिना कर्ता के नहीं किया जा सकता, बिना कर्ता के नहीं किया जा सकता। अतः कर्ता व संबोधन, अतः कर्ता व संबोधन दोनों में प्रथमा विभक्ति, दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जहां किसी को याद किया जाए, जहां किसी को याद किया जाए, किसी की स्तुति, पूजा, अर्चना, किसी की पूजा रचना, उपासना हो, किसी की पूजा रचना उपासना हो, वहाँ संबोधन कारक होता है, जिसे बुलाया जाए, पुकारा जाए, जिस पर चिल्लाया जाए, स्मरण किया जाए,
स्मरण किया जाए उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के वाक्य के आरंभ में संबोधन कारक के वाक्य के आरंभ में संबोधन कारक के वाक्य के आरंभ में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विषम्य बोधक चिन्ह क्या होता है जी आपका? ये वाला चिन्ह क्या है आपका? विषम्य बोधक चिन्ह। क्लियर? तो ये संबोधन कारक की 4 स्टेटमेंट है। इससे संबंधित जो सेंटेंस हैं उनको पहचानना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विषम्य बोधक चिन्ह लगा होता है। आ जाएगा जी आपका डाउनलोड का ऑप्शन। बस करो यार, बहुत हो गया। मैंने कहा था एक ही कमेंट को 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। जैसे ही मैं इधर नज़र घुमाता हूँ तो सबके कमेंट मेरे सामने होते हैं, क्योंकि 6 साल से पढ़ा रहे हैं। पलक झपकते ही आपके कमेंट हमारे ब्रेन में सेव हो जाते हैं। ठीक है जी? आपके ऐसे कमेंट करने से डाउनलोड का ऑप्शन थोड़े मिल जाएगा आपको। टेक्निकल टीम का काम है। तो उसके लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो पेशेंस रखना है, और दूसरा कैरियर का जो हेल्पलाइन नंबर है 7082189797 उस पर कॉल करना। टीचर का काम पढ़ाना है, मैनेजमेंट का काम पूरे मैनेजमेंट को देखना है, चेक करना है, आप लोगों से बात करना है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो जो भी दिक्कतें होती है ऐप से रिलेटेड 15 तारीख के बाद एप्लीकेशन को पूरा ही चेंज कर देंगे हम, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अभी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से ठीक है आपको बीच में कुछ दिक्कत हुई थी, जिसको दूर कर दिया गया है। तो अब कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं आ रही है। कुछ बच्चों ने क्या किया, जिस मोबाइल में क्लास चला रहे थे, ठीक है, उसमें से वो डाउनलोड ना करके किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। ऐप को करना था अपडेट, तो सोचा कि इस फ़ोन में नहीं चल रहा है, दूसरे वाले में चल रहा है। तो जब आपने अपनी आईडी को, ठीक है, मेल आईडी को, अपने मोबाइल नंबर या बाकी दूसरी चीज़ को किसी दूसरे में इंस्टॉल कर लिया है, तो पहले वाले में चलेगा ही नहीं। तो आप उसको अपडेट रखिए, चीज़ें अपने आप सारी चीज़ें सही होगी। कभी भी कैरियर की तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअली स्टूडेंट को नहीं होती है। जब हमारी तरफ से फॉल्ट होता है तो सभी बच्चों को कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको 24 से 48 घंटे में हम दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो 15 तारीख के बाद एप्लीकेशन का आपको एक नया रंग रूप देखने को मिलेगा, ताकि अभी पीछे जो भी प्रॉब्लम आई हम उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। तो हम पढ़ रहे हैं संबोधन कारक, और संबोधन कारक में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हम विषम्य बोधक चिन्ह से इसको पहचान लेते। जैसे हे छात्रों, परेशानी से बचने का सही रास्ता धैर्य होता है, और वो आप रखोगे। मैंने कहा ये पुराने समय में जो नीति की किताबें थी, पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, फिर कहानियों के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था। उनसे सबसे अच्छी बात ये थी कि इंसान के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता था। जैसे देशभक्ति की भावना है, वीरता है, ठीक है, एकता में शक्ति होती है, अर्थात आपको समूह में रहना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार बनाने हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे गाने, कविताएं आपकी पेशेंस, धैर्य से संबंधित है, ईमानदारी से संबंधित है। तो जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं होंगे, आज के टाइम में कलयुग में प्रत्येक इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर है वो पेशेंस की है। अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा, दूसरे को समय देगा नहीं, तुरंत चाहिए, सब कुछ फटाफट चाहिए। और यही कारण है कि वो अपनी वजह से परेशान है, दूसरे की वजह से नहीं। अब आप बहुत सारी गलतियां इसलिए करते हो कि पेशेंस नहीं है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम से पहले आप उसमें जो है छेड़छाड़ी शुरू कर देते। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपको लगे कि सब कुछ तबाह हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, अगर आपने पेशेंस रख लिया, उस समय अपने आप को संभाल लिया, अपने को थोड़ा ठंडा रखा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप उस समस्या से बाहर भी आओगे और उससे बढ़िया जिंदगी भी जियोगे। कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने है, अगर आप हार मान चुके हो तो सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। अपने कर्मों पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, और वो उसे कहते हैं पेशेंस। तो बहुत सारी समस्याएं जिससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाँव में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, ठीक है, उसके बाद अपना लाया घर से हथियार उठा के, डंडा, लाठी, भाला, कट्टा, कुछ भी रख कर दिया था। अब मार तो आपने दिया उसको, जिसने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, आपके माँ बाप का अपमान किया, आपकी कोई चीज़ रख ली, आपकी ज़मीन जायदाद की वजह से वो झगड़ा हुआ, लेकिन आपने अपने घर की तो दुर्गति कर ली। आपने ताव में आके उसको मार भी दिया, उसको पीट भी दिया, समाज में नीचा भी दिखा दिया, जिसने आपका अपमान किया, आपका नुकसान किया, लेकिन उसके चलते चलते आप भी अपने परिवार को तबाह कर गए।
अपने आप को नहीं, अपने परिवार को। क्योंकि अगर आपको सजा होती है, आपको नुकसान होता है, आपको कोई हानि होती है, तो सबसे पहले आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार परेशान होते। अगर किसी भी जीते जी किसी भी माँ बाप का बच्चा किसी भी तरह की किसी भी परेशानी में है, तो वो माँ बाप दुख बेशक ना दिखा पाए, लेकिन वो वास्तव में अंदर से दुखी होते हैं। तो इसलिए ये जो बदले की भावना है, ये पेशेंस न रखने के कारण है। अरे परमात्मा बैठा है हिसाब करने के लिए, अब मौका तो दो, आप समय का इंतजार तो करो। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपके अपनों ने किया, आपके रिश्तेदारों ने किया, आपके साथ छल हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आप सजा की प्लानिंग मत करो, ठीक है, कि मैं सजा दूंगा। वो फंसेगा जब आपके साथ किया किसी और के साथ करेगा। उस पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि वो दूसरे दिन उसका नुकसान हो जाएगा। 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, और अल्टीमेटली जो आपका नुकसान होगा, परमात्मा किसी दूसरे रास्ते से आपके पास वो चीज़ पहुंचाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे साथ अनेक बार बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ था, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो चीज़ें रिटर्न हुई। मुझे पता है कि देखो इसमें मेरा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं था, लेकिन फिर भी घूम फिर के ये आई। एक बार मैंने किसी को पैसे दिए थे, पैसे साथी था, साथ में पढ़ा रहे, समस्या से मैं वाकिफ था, दुखी था। अब जो आदमी परेशान है, दुखी है, जिस पे कर्जा हो गया है, वो अपने आप को छिपाएगा, भागेगा। पैसा लिया, निकल लिया। वो मैंने कोशिश की, टेंशन में भी रहा, यार मेहनत का पैसा था, लेके चला गया, ठीक है, लेकिन उसके साथ लंबा समय बीत चुका था पढ़ाते हुए। उसके बावजूद ऐसे अचानक बीच में जब मैं ज़्यादा परेशान था कि मेहनत का पैसा था, सेविंग, वो उसको दे दिया हेल्प करने के लिए, और अगले बंदे ने दे दिया धोखा। इसी एक पब्लिकेशन का फ़ोन आया अचानक ही, सर जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके साथ हमें जुड़ना है, अगर आप हमारी बुक का प्रमोशन कर दोगे, आप बुक को एक बार चेक कर लोगे, अपना कंटेंट हमें दे दोगे, तो आपकी बुक निकाल देंगे। मैंने हाँ भर ली, क्योंकि मैं परेशान था, दुखी था। जितना पैसा गया, सेम उतना ही पैसा पब्लिकेशन ने पहले मेरे अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद काम शुरू हुआ। ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था मेरे जानकारों ने, उन्होंने अपने आप निकाला यूट्यूब चैनल से। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइफ में ध्यान रखना, पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपको अपने अंदर इन गुणों का विकास करना है। और जितनी ये गुण का विकास हो गया, IQ लेवल अपने आप बढ़ेगा, फोकस अपने आप बढ़ेगा, सिलेक्शन वाले कैंडिडेट अपने आप दिखने, लोगों के पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि इस भर्ती में इसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपके रंग, आपके ढंग, आपके काम करने का तरीका उसी तरह का होगा जो एक सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट का होता है। लेकिन यहाँ समस्या यही है, तुरंत जवाब देना है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, न सोचे समझे, तुरंत अपना दूसरे पे आरोप लगाना। जहां मौका मिल गया अपने से कमजोर की तुरंत मजाक उड़ानी है, जहां मौका मिल गया अपने से गरीब की तुरंत समाज में हंसी का पात्र उसको बनाना। तो जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी किस्मत अच्छी कैसे हो जाएगी? आपका भाग्य आपका साथ कैसे देगा? तो जितना रोल आपका पढ़ाई में है, उतना रोल भाग्य का भी है। 75 आपकी मेहनत है, 25 आपका भाग्य है। 100% मेहनत करने वालों को नौकरी ना लेता हुआ देखा हूँ मैंने लाइफ में। नॉलेज खूब है, दूसरे का सिलेक्शन करा सकते हैं, खुद का नहीं हुआ। उसका रीजन था भाग्य साथ नहीं था, सही समय पे सही डिसीजन नहीं था। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये छात्रों, परेशानी से बचने का सही रास्ता क्या है? धैर्य होता है। इसलिए पेशेंस रखो, अपनी बारी का इंतजार करो। जिसने आपका नुकसान किया है, ठीक है, आपको बदला नहीं लेना है, आपको योजना षड्यंत्र नहीं रचना है, वो परमात्मा का काम है। उसको सजा मिलेगी और आपके नुकसान की भरपाई होगी। आपको परमात्मा सही दिशा और दशा में लेके आएगा, ठीक है। हे बच्चों, राम ने रावण को सीता के लिए 5 मारा। तो ये हे बच्चों क्या हो गया जी यहाँ पे? संबोधन कारक, ठीक है। इसके बाद अजी आप तो लिखते ही रहते हो। अरे आपको ही बुलाया जा रहा है। यहाँ से बाहर जाओ। तो हे छात्रों, हे बच्चों, अजी, ए, अरे, इनमें सब में क्या लग गया जी? आपको ये ध्यान रखना है, ये विषम्य बोधक चिन्ह, और जहाँ भी ये विषम्य बोधक चिन्ह लगाए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संबोधन कारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? संबोधन कारक। तो कारक वाला टॉपिक दोस्तों हो गया समाप्त। तो आपको क्या बताया गया था? हमने एक ग्रुप शुरू किया था, और इस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? इकाई भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक था हमारा, वो था विराम चिन्ह। क्या था? विराम चिन्ह, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपका कारक है, कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक आपका समास है, अभी शुरू करेंगे। चौथा टॉपिक आपका लिंग है, समास के बाद पढ़ेंगे। और 5वां टॉपिक आपका वचन। याद आ गया जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था? इन दोनों टॉपिक में किसी का कोई डाउट हो तो अपना डाउट आप पढ़ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना डाउट को सोल्यूशन लीजिए, और उसके बाद बढ़िए समास वाले टॉपिक की ओर।
तो आज का दूसरा टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो समास है। और समास शब्द संरचना, शब्द संरचना। तो समास की शब्द संरचना है सम और हाथ से मिलकर बना है। दूसरा जो है वो क्वेश्चंस बनता है शाब्दिक अर्थ का। शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों समास का वो है संक्षेप अर्थात, संक्षिप्त अर्थात छोटा करना, संक्षिप्त अर्थात छोटा करना। तीसरा यहाँ पे है परिभाषा, और परिभाषा है समास की शब्दांश और शब्द मिलके भी समास बनता है। शब्द के साथ शब्द आ जाए तो भी समास बनता है, पद के साथ पद आ जाए तो भी समास बनता है। दो से अधिक पद आ जाए तो भी समास बनता है। कैसे बनेगा? जैसे यहाँ हमने ले लिया प्रतिवर्ष, इसमें एक शब्दांश है, दूसरा शब्द है। यहाँ आ जन्म में आ शब्दांश है, यहाँ पे निर्धन में निर शब्दांश। शब्द के साथ शब्द आ जाता है, जैसे माता पिता समास का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पीताम्बर, दो शब्द एक साथ आ गए, पीत और अंबर। पद के साथ आ जाए पद, जैसे चिड़ियाघर चिड़िया का घर, हिमालय बर्फ का घर। दो पद आ जाए, दो से अधिक, तन मन धन, रोटी कपड़ा और मकान। ये सारे के सारे सामासिक पद है। अब ये जो निर्धन है इसको हम क्या कह रहे हैं? बिना धन वाले। और इस बिना धन वाले का संक्षिप्त रूप क्या है आपका? निर्धन है। तो बिना एक दो तीन शब्दों का संक्षिप्त रूप निर्धन। बिना धन वाले के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? निर्धन। तो ये जो निर्धन शब्द है ये इसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। क्लियर? तो समाज की चार परिभाषाएं हैं। तो जो ये परिभाषाएं आपने पढ़ी है समाज की परिभाषाएं जो किताबों में लिखी है वो पूरी नहीं है। किताबों में क्या लिखा है? दो शब्दों का योग, दो पदों का मेल, समास। अब शब्द और पद में अंतर क्या है? जैसे हमने यहाँ माता और पिता ले लिया और इससे बना लिया हमने पितरों, ये आपका सामासिक पद हुआ। क्लियर? दो शब्दों का योग कर लिया, माता पिता पितरों बन गया। दो पदों का मेल ले लिया हमने, यहाँ रसोई घर, तो ये पद क्यों कहलाए? क्योंकि इनमें है, उनको पहचानना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विषम में बोधक चिन्ह लगा होता है। आ जाएगा जी आपको डाउनलोड का ऑप्शन। बस 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 करो यार, बहुत हो गया। मैंने कहा था एक ही कमेंट को एक बार कर लो, दो बार कर लो। जैसे ही मैं इधर नज़र घुमाता हूँ तो सबके कमेंट मेरे सामने होते हैं, क्योंकि 6 साल से पढ़ा रहे हैं, पलक झपकते ही आपके कमेंट हमारे ब्रेन में सेव हो जाते हैं। ठीक है जी? आपके ऐसे कमेंट करने से डाउनलोड का ऑप्शन थोड़े मिल जाएगा आपको, टेक्निकल टीम का काम है। तो उसके लिए आपको दो काम करने हैं, एक तो पेशेंस रखना है और दूसरा कैरिविल का जो हेल्पलाइन नंबर है 7082189797 उस पर कॉल करना है। टीचर का काम पढ़ाना है, मैनेजमेंट का काम पूरे मैनेजमेंट को देखना है, चेक करना है, आप लोगों से बात करना है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो जो भी दिक्कतें होती है ऐप से रिलेटेड 15 तारीख के बाद एप्लीकेशन को पूरा ही चेंज कर देंगे हम, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अभी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से ठीक है आपको बीच में कुछ दिक्कत हुई थी जिसको दूर कर दिया गया है। तो अब कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं आ रही है। कुछ बच्चों ने क्या किया, जिस मोबाइल में क्लास चला रहे थे, ठीक है, उसमें से वो डाउनलोड ना करके किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। ऐप को करना था अपडेट, तो सोचा कि इस फ़ोन में नहीं चल रहा है, दूसरे वाले में चल रहा है। तो जब आपने अपनी आईडी को, ठीक है, मेल आईडी को, अपने मोबाइल नंबर या बाकी दूसरी चीज़ को किसी दूसरे में इंस्टॉल कर लिया है, तो पहले वाले में चलेगा ही नहीं। तो आप उसको अपडेट रखिए, चीज़ें अपने आप सारी चीज़ें सही होगी। कभी भी कैरिविल की तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअली स्टूडेंट को नहीं होती है। जब हमारी तरफ से फॉल्ट होता है तो सभी बच्चों को कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको 24 से 48 घंटे में हम दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो 15 तारीख के बाद एप्लीकेशन का आपको एक नया रंग रूप देखने को मिलेगा, ताकि अभी पीछे जो भी प्रॉब्लम आई हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए। तो हम पढ़ रहे हैं संबोधन कारक, और संबोधन कारक में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हम विषम्य बोधक चिन्ह से इसको पहचानें। जैसे हे छात्रों, परेशानी से बचने का सही रास्ता धैर्य होता है, और वो आप रखोगे। मैंने कहा ये पुराने समय में जो नीति की किताबें थी, पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, फिर कहानियों के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था। उनसे सबसे अच्छी बात ये थी कि इंसान के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता था।
जैसे देशभक्ति की भावना है, वीरता है, ठीक है, एकता में शक्ति होती है, अर्थात आपको समूह में रहना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार बनाने हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे गाने, कविताएं आपके पेशेंस, धैर्य से संबंधित है, ईमानदारी से संबंधित है। तो जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं होंगे, आज के टाइम में कलयुग में प्रत्येक इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर है वो पेशेंस की है। अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा, दूसरे को समय देगा नहीं, तुरंत चाहिए, सब कुछ फटाफट चाहिए। और यही कारण है कि वो अपनी वजह से परेशान है, दूसरे की वजह से नहीं। अब आप बहुत सारी गलतियां इसलिए करते हो कि पेशेंस नहीं है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम से पहले आप उसमें जो है छेड़छानी शुरू कर देते। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपको लगे कि सब कुछ तबाह हो गया, अब कुछ बचा नहीं, अगर आपने पेशेंस रख लिया, उस समय अपने आप को संभाल लिया, अपने को थोड़ा ठंडा रखा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप उस समस्या से बाहर भी आओगे और उससे बढ़िया जिंदगी भी जियोगे। कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने है, अगर आप हार मान चुके हो तो सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। अपने कर्मों पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, और वो उसे कहते हैं पेशेंस। तो बहुत सारी समस्याएं जिससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाँव में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, ठीक है, उसके बाद अपना लाया घर से हथियार उठा के, डंडा, लाठी, भाला, कट्टा, कुछ भी रख कर दिया था। अब मार तो आपने दिया उसको, जिसने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, आपके माँ बाप का अपमान किया, आपकी कोई चीज़ रख ली, आपकी जमीन जायदाद की वजह से वो झगड़ा हुआ, लेकिन आपने अपने घर की तो दुर्गति कर ली। आपने ताव में आके उसको मार भी दिया, उसको पीट भी दिया, समाज में नीचा भी दिखा दिया, जिसने आपका अपमान किया, आपका नुकसान किया, लेकिन उसके चलते चलते आप भी अपने परिवार को तबाह कर गए। अपने आप को नहीं, अपने परिवार। क्योंकि अगर आपको सजा होती है, आपको नुकसान होता है, आपको कोई हानि होती है, तो सबसे पहले आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार परेशान हो। अगर किसी भी जीते जी किसी भी माँ बाप का बच्चा किसी भी तरह की किसी भी परेशानी में है, तो वो माँ बाप दुख बेशक ना दिखा पाए, लेकिन वो वास्तव में अंदर से दुखी होते हैं। तो इसलिए ये जो बदले की भावना है, ये पेशेंस न रखने के कारण। अरे परमात्मा बैठा है हिसाब करने के लिए, अब मौका तो दो, आप समय का इंतजार तो करो। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपके अपनों ने किया, आपके रिश्तेदारों ने किया, आपके साथ छल हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आप सजा की प्लानिंग मत करो, ठीक है, कि मैं सजा दूंगा। वो फंसेगा जब आपके साथ किया किसी और के साथ करेगा। उस पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि वो दूसरे दिन उसका नुकसान हो जाएगा, 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, और अल्टीमेटली जो आपका नुकसान होगा, परमात्मा किसी दूसरे रास्ते से आपके पास वो चीज़ पहुंचाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे साथ अनेक बार बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ था, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो चीज़ें रिटर्न हुई। मुझे पता है कि देखो इसमें मेरा ज़्यादा एफर्ट्स नहीं था, लेकिन फिर भी घूम फिर के ये आई। एक बार मैंने किसी को पैसे दिए थे, पैसे साथी था, साथ में पढ़ा रहे, समस्या से मैं वाकिफ था, दुखी था। अब जो आदमी परेशान है, दुखी है, जिस पे कर्जा हो गया है, वो अपने आप को छिपाएगा, भागेगा, पैसा लिया, निकल लिया। वो मैंने कोशिश की, टेंशन में भी रहा, यार मेहनत का पैसा था, लेके चला गया, ठीक है, लेकिन उसके साथ लंबा समय बीत चुका था पढ़ाते हुए। उसके बावजूद ऐसे ही अचानक बीच में जब मैं ज़्यादा परेशान था कि मेहनत का पैसा था, सेविंग, वो उस पर दे दिया हेल्प करने के लिए, और अगले बंदे ने दे दिया धोखा। किसी एक पब्लिकेशन का फ़ोन आया अचानक ही, सर जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके साथ हमें जुड़ना है, अगर आप हमारी बुक का प्रमोशन कर दोगे, आप बुक को एक बार चेक कर लोगे, अपना कंटेंट हमें दे दोगे, तो आपकी बुक निकाल देंगे। मैंने हाँ भर ली, क्योंकि मैं परेशान था, दुखी था। जितना पैसा गया, सेम उतना ही पैसा पब्लिकेशन ने पहले मेरे अकाउंट में डाला। उसके बाद काम शुरू हुआ। ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था, मेरे जानकारों ने, उन्होंने अपने आप निकाला यूट्यूब चैनल से। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइफ में ध्यान रखना, पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी आपको अपने अंदर इन गुणों का विकास करना है। और जितनी ये गुण का विकास हो गया, IQ लेवल अपने आप बढ़ेगा, फोकस अपने आप बढ़ेगा, सिलेक्शन वाले कैंडिडेट अपने आप दिखने लोगों के, पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि इस भर्ती में इसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपके रंग, आपके ढंग, आपके काम करने का तरीका उसी तरह का होगा जो एक सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट का होता है। लेकिन यहाँ समस्या यही है, तुरंत जवाब देना है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, न सोचे समझे, तुरंत अपना दूसरे पे आरोप लगाना। जहां मौका मिल गया अपने से कमजोर की तुरंत मजाक उड़ानी है, जहां मौका मिल गया अपने से गरीब की तुरंत समाज में हंसी का पात्र उसको बनाना। तो जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी किस्मत अच्छी कैसे हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ कैसे देगा। तो जितना रोल आपका पढ़ाई में है, उतना रोल भाग्य का भी है। 75 आपकी मेहनत है, 25 आपका भाग्य है। 100% मेहनत करने वालों को नौकरी ना लेता हुआ देखा हूँ मैंने लाइफ में। नॉलेज खूब है, दूसरे का सिलेक्शन करा सकते हैं, खुद का नहीं हुआ। उसका रीजन था भाग्य साथ नहीं था, सही समय पे सही डिसीजन नहीं था। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये छात्रों, परेशानी से बचने का सही रास्ता क्या है, धैर्य होता है। इसलिए पेशेंस रखो, अपनी बारी का इंतजार करो, जिसने आपका नुकसान किया है, ठीक है, आपको बदला नहीं लेना है, आपको योजना, षड्यंत्र नहीं रचना है, वो परमात्मा का काम है, उसको सजा मिलेगी और आपके नुकसान की भरपाई होगी, आपको परमात्मा सही दिशा और दशा में लेके आएगा, ठीक है। हे बच्चों, राम ने रावण को सीता के लिए 5 मारा। तो ये हे बच्चों क्या हो गया जी, यहाँ पे संबोधन कारक, ठीक है। इसके बाद अजी
आप तो लिखते ही रहते हो। अरे आपको ही बुलाया जा रहा है। एक यहाँ से बाहर जाओ। तो हे छात्रों, हे बच्चों, अजी, ए, अरे, इनमें सब में क्या लग गया जी? आपको ये ध्यान रखना है कि ये विषम्य बोधक चिन्ह, और जहाँ भी ये विषम्य बोधक चिन्ह लगा है वो क्या कहलाते हैं? वो संबोधन कारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? संबोधन कारक। तो कारक वाला टॉपिक दोस्तों हो गया समाप्त। तो आपको क्या बताया गया था? हमने एक ग्रुप शुरू किया था, और इस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? इकाई भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक था हमारा वो था विराम चिन्ह। क्या था? विराम चिन्ह, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपका कारक है, कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक आपका समास है, अभी शुरू करेंगे। चौथा टॉपिक आपका लिंग है, समास के बाद पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक आपका वचन। याद आ गया जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था? इन दोनों टॉपिक में किसी का कोई डाउट हो तो अपना डाउट आप पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट को सॉल्यूशन लीजिए, और उसके बाद बढ़िए समास वाले टॉपिक की ओर। तो आज का दूसरा टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो समास है। और समास शब्द संरचना, शब्द संरचना। तो समास की शब्द संरचना है सम और आस से मिलकर बना है। दूसरा जो है वो क्वेश्चंस बनता है शाब्दिक अर्थ का। शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों समास का वो है संक्षेप अर्थात, संक्षिप्त अर्थात छोटा करना, संक्षिप्त अर्थात छोटा करना। तीसरा यहाँ पे है परिभाषा, और परिभाषा है समास की शब्दांश और शब्द मिलके भी समास बनता है। शब्द के साथ शब्द आ जाए तो भी समास बनता है, पद के साथ पद आ जाए तो भी समास बनता है। दो से अधिक पद आ जाए तो भी समास बनता है। कैसे बनेगा? जैसे यहाँ हमने ले लिया प्रतिवर्ष, इसमें एक शब्दांश है, दूसरा शब्द है। यहाँ आ जन्म में आ शब्दांश है, यहाँ पे निर्धन में निर शब्दांश है। शब्द के साथ शब्द आ जाता है, जैसे माता पिता समास का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पीताम्बर, दो शब्द एक साथ आ गए, पीत और अंबर। पद के साथ आ जाए पद, जैसे चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, हिमालय, बर्फ का घर। दो पद आ जाए, दो से अधिक, तन, मन, धन, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारे के सारे सामासिक पद हैं। अब ये जो निर्धन है इसको हम क्या कह रहे हैं? बिना धन वाले। और इस बिना धन वाले का संक्षिप्त रूप क्या है आपका? निर्धन है। तो बिना एक दो तीन शब्दों का संक्षिप्त रूप निर्धन। बिना धन वाले के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? निर्धन। तो ये जो निर्धन शब्द है ये इसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। क्लियर? तो समाज की चार परिभाषाएं हैं। तो जो ये परिभाषाएं आपने पढ़ी है समाज की परिभाषाएं जो किताबों में लिखी है वो पूरी नहीं है। किताबों में क्या लिखा है? दो शब्दों का योग, दो पदों का में समास। अब शब्द और पद में अंतर क्या है? जैसे हमने यहाँ माता और पिता ले लिया और इससे बना लिया हमने पितरों, ये आपका सामासिक पद हुआ। क्लियर? दो शब्दों का योग कर लिया, माता पिता पितरों बन गया। दो पदों का मेल ले लिया हमने, यहाँ रसोई घर, तो ये पद क्यों कह रहा है? क्योंकि इनमें विभक्ति आ गई। इसमें क्या करेंगे हम? समास भी करें, इसमें करेंगे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो यानी कि जब शब्दों के साथ में कोई विभक्ति आ जाए, कोई कारक चिन्ह आ जाए, तो वे शब्द ना होके ये पद हो गए। अब यहाँ पितरों है, माता और पिता, यहाँ पर क्या है? माता और पिता है, यहाँ तो विभक्ति नहीं आई। तो इसमें जब विभक्ति नहीं आई तो ये शब्द कहलाए। इनमें यहाँ चतुर्थ विभक्ति आ गई, कारक चिन्ह आ गई, तो ये शब्द ना होके पद कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्यारे दोस्तों। तो जब शब्द के साथ में कोई विभक्ति आ जाती है, जब शब्द के साथ में कोई कारक चिन्ह आ जाते हैं,
तो वे शब्द पद बन जाते हैं। क्लियर? माता और पिता दोनों शब्द थे, लेकिन रसोई घर दोनों पद है, क्योंकि जब हम उसका समास विग्रह कर रहे हैं तो उनके बीच में चतुर्थी विभक्ति और के लिए कारक चिन्ह आ गए। तो किताब में तो दो परिभाषाएं, अब किताब में दो परिभाषा छोड़ दी, एक पहली और एक छोटी, यानी कि एक शब्दांश अगर है तो भी ये शब्दांश है आ और प्रति। अगर दो से अधिक, वो कह रहा है दो शब्दों का योग, दो पदों का योग समास है, लेकिन यहाँ तो तन मन धन है, रोटी कपड़ा मकान है, लाल बाल पाल है, आन बान शान है, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। और जब द्वंद्व समास के उदाहरण है तो समास की एक चौथी परिभाषा दो से अधिक शब्द भी होंगे, दो से अधिक पद भी होंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव के, ये माता पिता द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। पीताम्बर में कर्मधारय समास भी और बहुविधि समास भी है। बहुविधि इसलिए है क्योंकि वो थर्ड पर्सन विष्णु की विशेषता को बता रहा है, और कर्मधारय इसलिए है क्योंकि इसमें पीत विशेषण और अंबर विशेष्य है, और विशेषण विशेष्य समास कर्मधारय समास का ही दूसरा नाम। चिड़ियाघर में तत्पुरुष समास है, हिमालय में तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास वहां होता है जहाँ कारक चिन्ह आते हैं। तो चिड़िया के लिए घर तो के लिए आ गया, हिमालय बर्फ का घर का आ गया। और ये भी आपने कारक पढ़े हैं, का के लिए का प्रयोग, का प्रयोग संबंध कारक में, के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। और जहाँ कारक और परसर्ग आ जाए समास विग्रह करने पर, वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के होते हैं। यहाँ तन मन और धन, रोटी कपड़ा और मकान, और का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, इसलिए द्वंद्व समास, ये तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ये बहुविधि, कर्मधारय समास और ये सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, जिससे प्रूफ होता है कि समास की परिभाषा दो नहीं बल्कि समास की परिभाषा चार है। क्लियर? तो ये थे आपके बेसिक यार दोस्तों 3 क्वेश्चंस, ठीक है, डेफिनेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो होंगे समास के भेद, समास के भेद। तो समास के भेद दोस्तों 4 भी होते हैं और समास के भेद 6 भी होते हैं। जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा, समास के भेद 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो उस कंडीशन में समास के भेद 4। और जब उनको अलग से समास माना जाता है तो हिंदी में समास के भेदों की संख्या 6। जब तक ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हैं तो राइट आंसर 6 है, और जब ऑप्शन में 6 नहीं है तो फिर राइट आंसर 4 होंगे। अब आपको फीडबैक देना है क्लास का, जो भी अब तक आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी सीखी है, जो आपने मुझे समय दिया है, क्या वास्तव में उस समय का उपयोग आप कर पाए हो? क्या मेरे साथ जुड़कर आप सही महसूस कर पा रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से हिंदी को लेके आगे बढ़ पा रहे हो? क्योंकि ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है, लेकिन आपने मेरे से कितना सीखा वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। तो अब तक की सभी क्लासों का आपको 100 में से यार दोस्तों यहाँ परफॉर्मेंस मुझे बताना है, ताकि मैं भी अपने में कुछ चेंज कर पाऊँ। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि मैं कमेंट लेता नहीं हूँ। मेरी शुरू से आदत है, पिछले 6 साल से अकेला टीचर हूँ जो बिना बच्चों के कमेंट लिए, बिना बच्चों के कमेंट मैं लिए बता रहा हूँ। मैं पढ़े नहीं, पढ़ता तो मैं सारे कमेंट हूँ। लेने का मतलब ये है कि कमेंट पढ़ के आपको सुनाना, उसमें मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जो कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका सिलेबस है, उसी में से आपके क्वेश्चन आने हैं पेपर में। और जिस दिन ये आप कर लोगे तो आप क्वेश्चन सही करके आओगे और आपका सिलेक्शन होगा, आप माउथ पब्लिसिटी करोगे, और वही एक तरीका है हमारे पास कंटिन्यू बच्चों का फ्लो बना रहने का। तो आप जितने भी बच्चे लाइव हैं, आपको 100 में से प्यारे दोस्तों आज मुझे मार्क्स देने हैं अब तक की सभी क्लासों में, जो भी कंटेंट मैंने आपके सामने अब तक रखा है, ताकि मुझे पता तो चले कितने % बच्चे ऐसे हैं या कितने बच्चे हैं जो वास्तव में सीख पा रहे हैं मेरे इन नए तौर तरीकों से, मेरे इन पढ़ाने के एक नए स्टाइल से, और मेरे क्वेश्चन की वैरायटी के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने से, और लॉजिकली डिटेल में जाके चीज़ों को समझाने से कितने बच्चों को यहाँ फायदा हो रहा है। तो आप में से 100 में से आपको मार्क्स देने, हो सकता है वो 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, वो 99 भी हो सकते हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव है, प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में किसी क्लास में मैं अपना इवैल्यूएशन करवा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें एक तरफा चले, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने को अपडेट ना कर पाऊँ एक ही चीज़ को जिसके दम पे मैंने सिलेक्शन दिलाए हैं बहुत सारे बच्चों को, उस पर मुझे भरोसा है, फेथ है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लेवल पर समय के साथ साथ मुझे चीज़ों को और ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता अगर होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो, टीचर होना अलग बात है, ठीक है, उसके आधार पे कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को 100 में से 100 नंबर देता है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। यहाँ बात है कि टीचर और स्टूडेंट जब दोनों मिलकर काम करते हैं वो अपने आप में सबसे बेस्ट होता है और वही सफलता दिलाता है, ठीक है। तो आप टीचर होने के नाते 100 में से 100 मत दीजिए, आप जहाँ गुंजाइश है, कमी है किसी चीज़ में करने की, उसी हिसाब से आपको रेटिंग स्केल का प्रयोग करना है, यहाँ पे मार्क्स का प्रयोग करना है। जी, आपको गुरु भक्ति में लीन नहीं होना है अभी नंबर देते समय, ठीक, उससे थोड़ा सा ऊपर उठो, क्योंकि कलयुग चल रहा है। आप अपने आप को किसी को भी समर्पित कर देते हो, सौंप देते हो, वो समय अभी नहीं है, ठीक है। वो पहले समय था सतयुग में, उस समय सब कुछ गुरु के सानिध्य में रह के और उन्हीं की आज्ञा का पालन करके लोग करते थे, ठीक है। उनको जो पसंद नहीं है वो करते नहीं थे, लेकिन आज आपको अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीने हैं। लेकिन हम लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका अनुभव का फ़ायदा आपको मिलना तभी तय हो पाएगा जब थोड़ी कुछ बातों पर हमारी भी अमल करोगे। चलो जी, थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं आपके इस इवैल्यूएशन से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, ठीक है। तो दोबारा से फिर हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों समाज के उन भेदों को, ठीक है, जिनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आने हैं। तो ये क्लासें होगी मेरे ख्याल से अब मंडे को, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया है, और सैटरडे संडे आपकी क्लासें जो है नहीं होगी। अब मंडे को आपकी हिंदी की क्लासें होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।